हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स का क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, जो कि है 2023-24 का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो वर्ड का मतलब समझो। फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड इज वेरिएबल। क्या होता है लीनियर और क्या होता है वेरिएबल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लीनियर लीनियर इट मीन्स हाईएस्ट पावर इज वन। जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है, वन होती है, वो होता है लीनियर। और वेरिएबल हम कहते हैं, मैथ्स में जो ए बी सी डी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है, ए बी या एक्स या वाई। तो दो कंडीशन के हिसाब से हमें आंसर निकालना है। पहला, हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, और वेरिएबल जो है वो वन होना चाहिए। मतलब अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही हो, ए बी हो या एक्स हो या तो वाई हो, ओनली वन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर टू है, और लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर वन। डी डी भी गलत है। क्यों? क्योंकि अपॉन में है, और वेरिएबल नीचे नहीं हो सकता। अब आप बी देखिए, बी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स। सेकंड, इसकी हाईएस्ट पावर भी वन है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी पावर वन होती है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा बी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इस क्वेश्चन में आप समझिए दो वर्ड्स को, पहले तो कि कन्वेक्स क्या होता है, और दूसरा वर्ड क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मैं आपको दो वर्ड का मतलब समझाता हूँ, कन्वेक्स एंड क्वाड्रिलेटरल। ओके, देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया जिसमें फोर साइड्स हो। हाउ मेनी साइड्स? फोर साइड्स। और कन्वेक्स मीन्स जो कि बाहर की तरफ हो सारे के सारे, ये होता है कन्वेक्स पॉलीगन। अच्छा, तो कनकेव कैसे होते हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कनकेव का और कन्वेक्स का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कनकेव एंड सेकेंड इज कन्वेक्स। क्वाड्रिलेटर है तो हम सिर्फ चार साइड्स का यूज़ करेंगे। लाइक 1 2 3 4। कन्वेक्स में फोर बनाते हैं, 1 2 3 4। तो आप इसमें देखो, कनकेव में एंगल अंदर की तरफ आ रहा होता है, ओके, जबकि कन्वेक्स में ऐसा कोई एंगल अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसा बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये इधर बाहर जा रहे हैं, ये इधर बाहर जा रहा है, ये वाला एंगल इधर बाहर जा रहा है, फोर्थ एंगल भी बाहर की तरफ जा रहा है। बट कनकेव में क्या होता है, एंगल्स अंदर की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये जो दो साइड की जो एंगल बना रही है अंदर की तरफ आ रहा है। ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, बट एक एंगल अंदर की तरफ आ रहा है। तो कनकेव कुछ ऐसा दिखता है, कन्वेक्स कुछ ऐसा दिखता है। तो क्वेश्चन था कि इसमें डायगोनल कितने होंगे, तो आप डायगोनल्स कितने कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, 1 और सेकेंड इज 2। तो सिर्फ और सिर्फ दो डायगोनल्स पॉसिबल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 12 x। पाइथागोरन ट्रिपलेट
अब आप यहाँ पे कौन से दो वर्ड्स को समझोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरन, समझो क्या होता है पाइथागोरन। देखो पाइथागोरन का कंसेप्ट निकलता कहाँ से है? पाइथागोरन का कंसेप्ट निकलता है पाइथागोरस से। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ए बी सी 90 डिग्री बन रहा है बी के ऊपर। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले बता सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, उस ट्राइंगल पे लगता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब ये जो ए सी साइड है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनस। और ये जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ए भी 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके वैसे बहुत सारे नाम है, इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको हाइट भी बोलते हैं, बट आप परपेंडिकुलर पी याद रखना। और जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है उसको बेस कहते हैं, दैट इज बी। तो इस पी का स्क्वायर और ये जो बी का स्क्वायर है, जब हम इन दोनों साइड्स के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो वो सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, दैट इज एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच क्या? जो लाइन टेढ़ी होती है, उसको पहचानने का तरीका भी है कि जो लाइन टेढ़ी होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। ये समझ लो क्योंकि इसी से क्वेश्चन होगा सॉल्व। अब यही कंसेप्ट हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है? मैं है 5, 12 और x। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अभी हमने पीछे सीखा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी सबसे आगे वाला, बी इज मिड वाला, और एच स्क्वायर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हमेशा हाईएस्ट ही निकलता है, तो एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 144 एंड 25 इज 169। स्क्वायर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो बन जाएगा रूट। और 169 किसका होता है? 13 का रूट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्वेश्चन करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर तो आना ही चाहिए, मस्ट टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दो चीज़ आनी चाहिए आपको अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, 1 से लेकर 20 स्क्वायर और सेकेंड ये पाइथागोरस की थ्योरम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 30। क्यूब ऑफ 0.5, क्यूब निकालना है, क्यूब। तो क्यूब, क्यूब मीन किसी को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार निकलता है? 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्यूब आ जाता है। 0.5 है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं इनका पॉइंट हटाओ, एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 लग जाएगा।
अगर 2 के बाद पॉइंट होता है तो नीचे 2 जीरो लग जाते हैं। ऐसे ही अगर 5 के बाद पॉइंट होता है तो नीचे 5 जीरो होते हैं। अब क्यूब है तो हम इन्हें क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का क्यूब 125 और 10 का क्यूब होगा 1000। ओके, ये 125 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 125 आ जाएगा। क्यूब में 10, किसी भी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 10 को 3 बार करोगे तो 1000। देखो पहले हमने क्या सीखा था, पॉइंट अगर हटाना है तो ज़ीरो लगाओ, तो उसका उल्टा करना है। अगर ज़ीरो हटाना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.125। ऐसे क्वेश्चनों में पहले पॉइंट हटाओ और फिर आखिरी में ज़ीरो हटाओ, तो इसका आंसर आएगा 0.125। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 50। 50 बच्चों में से 30 बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। नंबर्स दे रखा है कि 30 बच्चे पास हैं। अब ये पास का परसेंटेज निकालना है कि अगर हम परसेंटेज में बताएं किसी को तो हम क्या बोलेंगे कि कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। तो देखो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है पार्ट अपॉन में होल मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आपका कितना पार्ट थी, कितने बच्चे पास हुए हैं 30, टोटल कितने बच्चे थे 50 इंटू 100। 50 के टेबल में 100 आता है 2 पे, 32 से 60, इट मीन 60%। अगर आपको बताना हो कि परसेंट में कितने बच्चे पास हुए तो हम बोलेंगे कि इस क्लास में 60% बच्चे पास हुए मैथ के एग्जाम में। और नंबर से बताना हो तो हम बोलेंगे कि 30 बच्चे पास हुए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, परसेंटेज निकालना है। दोबारा से परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस बार रेशियो है। सेम कंसेप्ट लगेगा, रेशियो में कुछ ऐसा नहीं होता कि अलग हो जाएगा। आपको पता है हम रेशियो 4/5 को हम लिखते हैं 4/5, 4/5। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3/2। ऐसे ही जो अपॉन में होता है हम उसको ऐसे 2 निशान दिखा के रेशियो का ऐसे लिख सकते हैं। तो अच्छा, तो हम इसको अब इसका उल्टा जाएंगे। 4/5 दे रखा है तो हम इसको फ्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे, जैसे ये दे रखा है तो यहाँ को हम ऐसा लिख सकते हैं 4/5। और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो हमें पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। कभी भी अगर परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100, और अगर आपको परसेंटेज दे रखा हो तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल। तो 5 के टेबल में 100 कितने पे आता है 20, और 4/20 जा 80। तो इसका परसेंटेज हम निकाला तो आंसर आ जाएगा 80%। एक क्वेश्चन मैं इसका और बताना चाहूँगा, अपनी तरफ से बताता हूँ। मुझे लगता है कि इसका एक क्वेश्चन और तो मैं बताना, एक एग्जांपल और देना चाहिए। जैसे 3/2 है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए आ जाए तो पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/2, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 2 के टेबल में 100 आता है 50 पे, 53 जा 150, इसका आंसर आ गया 150%। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 2xy and breadth is x plus y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है, लेंथ जो भी दे रखी है इधर और ब्रेथ x प्लस वाई। एरिया फाइंड आउट करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, क्या आएगा है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
लेंथ कितनी गिवन है 2x y और ब्रेथ गिवन है x प्लस y। यहाँ पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर हो और अंदर अगर 2 नंबर हो या 3 हो या 4 हो, वो एक एक करके पहले ए जो बाहर वाला है वो आगे वाले से मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस बाहर वाला नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को 2 चीज़ आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता हो उन्हें, और सेकंड ये लॉ पता हो कि बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो। 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा 2x² y, और 2xy को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy²। सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करने पे y से y² हो जाएगा, फर्स्ट पे x से x² हो गया। तो 2x² और देन प्लस 2xy², तो b मैच कर रहा है हमारे आंसर के साथ। स्टेट क्वेश्चन जो b है वो मैच कर रहा है। 2x² 2x² 2xy², 2xy²। ओके, दिखने में कितना मुश्किल था, पर जिस बच्चे को ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आती है उसके लिए इजी क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट सेंटीमीटर में है, चारों के चारों सेंटीमीटर में। हमें एक चीज़ पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, यस। अब हम अगर स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दो, इसका स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1000। ये 1000 है ना, 2 जीरो है, 4 जीरो हो जाएंगे। अरे 100 का स्क्वायर तो 1000 ही होगा। हाँ ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम नॉर्मल, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हमेशा बराबर आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। किसमें? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए इजी है जिसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन पता हो कैसे सॉल्व होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये रिलेशन होता है a/b इज इक्वल टू c/d, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, a t के साथ हो जाता है, c b के साथ। तो a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई b। ये रिलेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो इस हिसाब से क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है 2 7 और 7 और यहाँ वैल्यू बतानी है, पुट कर दो। 2 7 इज इक्वल टू 7, और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क रख के सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई भी मान सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 7 इस ऊपर से 7 7, तो क्रॉस 7 7 से 49, और मल्टीप्लाई का 2 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। अगर आपको डिवाइड शो करना हो हमेशा आप 1 में लिखना। 2 के टेबल में 49 आता है 24.5 पे, तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो कितना है 24.5। ये रिलेशन है बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, याद रखना। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है a/b इज इक्वल टू c/d।
बट ये क्रॉस नहीं होता, अपनी तरफ ही होता है। ए बी से हो जाता है, सी डी से हो जाता है, ये इनवर्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 है रेशियो का। बच्चों रेशियो कुछ नहीं है, एक मॉडर्न नेम कह सकते हो आप डिवाइड का। रेशियो मीन्स डिवाइड। अब डिवाइड करना किस किस को है क्वेश्चन में, 200 मिलीलीटर को करना है 1 लीटर से। 200 मिलीलीटर एंड 1 लीटर। डिवाइड करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दोनों के यूनिट्स बराबर होनी चाहिए। यूनिट समझ लो सरनेम, जैसे आपका सरनेम आपके ब्रदर के साथ सेम होता है, आपकी सिस्टर के साथ सेम होता है, वैसे ही। अब जैसे यहाँ देखो इसका यूनिट है मिलीलीटर, इसका लीटर, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, पहले सेम करो, पहले डिसाइड करो दोनों में से बड़ा कौन होता है, मिलीलीटर या लीटर। लीटर बड़ा होता है, तो लीटर को पहले हम चेंज कर देंगे मिलीलीटर में। तो ये तो मिलीलीटर में है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो ये 1 लीटर चेंज हो जाएगा 1000 मिलीलीटर में। अब दोनों का सरनेम मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा अगर हम मैथ की लैंग्वेज में कहें। नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड। 200 ml डिवाइड बाय 1000 ml। सेम यूनिट कट, 2 0 से 2 0 कट, 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे। तो 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1:5। ये देखा जाए तो हम उस क्वेश्चन पे आ गए, फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं। और अभी हमने क्वेश्चन कहा तक कर रहा था जिसमें हमने रेशियो को फ्रैक्शन में किया था। ये कंसेप्ट है, एक मैथ में एक ही कंसेप्ट बार बार आता है, रेशियो से फ्रैक्शन। अपनी मर्जी से नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है कि हम फ्रैक्शन को ऐसे रेशियो में दिखाते हैं। तो इसका आंसर है 1:5। 1:5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 4। ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस पे, देखो 11th पे। x² - 4। x² - 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a² - b²। इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिखते हैं, a + b और a - b। तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, आइडेंटिटी आएगी तभी ये बच्चा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा x + 2 और x - 2। हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस पे किसको शो करते हैं, y एक्सिस को शो करते हैं, लाइन को शो करते हैं, y एक्सिस को करते हैं, लीनियर ग्राफ को करते हैं। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखने की। ग्राफ पे हमेशा 2 ही लाइन बनती है, एक ये वाली लाइन होती है और एक ये वाली लाइन होती है। इस लाइन को हमें पता है कि हम x से बोलते हैं और इस लाइन को हम y बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है कि x को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन और y को हम बोलते हैं वर्टिकल। आप एक ट्रिक याद रखो, h में
एक लाइन होती है जो लेटी हुई होती है, तो ये लेटी हुई लाइन से याद रखना है, जो लेटा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल एक्स है, और वर्टिकल में जो खड़ी लाइन है वो इस लाइन को दिखाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा था, हॉरिजॉन्टल का पूछा था ना, तो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन, क्योंकि एच की ये वाली जो लाइन है हमेशा ट्रिक याद रखते हैं कि नीचे वाली जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे होती कौन सी है, एक्स एक्सिस की, तो इसका आ गया एक्स एक्सिस। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16, इसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप लास्ट डिजिट पे ध्यान दीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका खुद का स्क्वायर भी होता है और वो किसी नंबर के स्क्वायर भी होते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ऐसे नंबर जिनके खुद के स्क्वायर हो और जो किसी के स्क्वायर भी हो वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपको लास्ट डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है। पहले हम क्या लिखेंगे, लास्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो अब हम इस 16 को क्या लिख देंगे, एज 4 स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके ऊपर, इसके ऊपर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, लाइक देख रहे हो, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो अब इस बीच वाले को भी हम 2ab की तरह लिख देंगे। ए क्या होता है, आगे वाला, और बी होता है पीछे वाला। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, ए स्क्वायर एम देन 2, ए हो गया आगे वाला, ए क्या है, आगे क्या है, एम, तो इधर एम रख दिया। बी होता है पीछे वाला, बी पीछे क्या है, 4, तो इधर रख दिया 4, और फिर बी का स्क्वायर। ओके, हमें राइट साइड दे रखा है तो हमें लेफ़्ट की तरह बनाना है। लेफ़्ट में हम सिर्फ ए और बी लेते हैं, बीच वाला 2ab छोड़ देते हैं। तो ए उठा लो और बी उठा लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आपको पहले लास्ट डिजिट देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला फॉर्मूला लग के सॉल्व होगा 100%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग। हमें जोड़ना है, किन किन नंबर्स को जोड़ना है, 2x प्लस 3y माइनस जेड एंड 3x माइनस 2y प्लस 3z। अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्शन करते समय हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, लाइक टर्म्स आपस में प्लस होते हैं और लाइक टर्म्स ही आपस में माइनस भी होते हैं। लाइक मतलब एक जैसे और अनलाइक मतलब अलग अलग। अगर अलग अलग हैं तो वह आपस में प्लस और माइनस नहीं हो सकते। तो जो भी एक जैसे हैं उनको हम एक साथ लिख देंगे। x के नीचे x वाला आ जाएगा, y के नीचे y 2y, और 1z के नीचे ये 3z आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1। प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया 2, बड़ा साइन रहता है तो बड़े के आगे प्लस है तो आंसर के आगे प्लस। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, बड़े के आगे प्लस है तो आंसर के आगे प्लस, और 2 और 3 5। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पर्स है, पर्स की मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में उसका प्राइस है 1200, लेकिन शशि ने उसको ख़रीदा है 720 रुपये का। ओके, तो शशि को यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। तो फाइंड करना है कि उसे कितने % का डिस्काउंट मिला है। डिजिट नहीं बताना, डिजिट तो ऑब्वियस ही बात है, माइनस करके निकल जाएगा, परसेंटेज में बताना है। तो सबसे पहले देखो, गिवन लिखना है। ये जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें गिवन के मार्क्स होते हैं, तो आपको ये मार्क्स नहीं छोड़ने। पहले आप गिवन लिखोगे, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 1200, सेलिंग प्राइस कितने का बेचा है शशि को 720 का,
डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड क्या करना है, पहले गिवन लिख दिया और फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना था उसका 1200, सेल कितने में किया शशि को 720 का। 1200 की चीज़ अगर 720 में मिली है तो उसे कितने का डिस्काउंट मिला उस पर्स के ऊपर 480 रुपये का। देखो इस क्वेश्चन में प्लस माइनस सीखना ज़रूरी नहीं है आपको, अगर आप ध्यान दो तो आपको ये डिस्काउंट का फॉर्मूला सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आता होगा आपको तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो माइनस करके खुश मत हो जाना, 1200 में से 720 का 480, फॉर्मूला आता होगा तो खुश हो जाना। फिर उसके बाद डिस्काउंट निकल गया, अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट अभी हमने निकाल लिया 480, मार्केट प्राइस कितना गिवन था 1200 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट, 12 के टेबल में 48 कितने पे आता है 4 पे और उसके साथ एक 0, तो फाइनल आंसर इज 40%। तो शशि क्या बोलेगी 1200 का पर्स अगर उसे 720 का मिल गया तो उसे 480 रुपये का डिस्काउंट मिला है, अगर परसेंटेज में से बोलना होगा तो बोलेगी कि मेरे को 40% का डिस्काउंट मिला है। तो इसमें क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट था पहले तो डिस्काउंट का फॉर्मूला और सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। आप फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या सीखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें फॉर्मूला था ज़्यादा ज़रूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स 392 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब 3 के पेयर नहीं बनेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे। आपको वो छोटा नंबर ढूंढना है जो अगर हम इसको दे दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको मल्टीप्लाई की पावर दे रखी है, किसकी पावर दे रखी है मल्टीप्लाई की, इट मीन्स आप नंबर दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर आप इसको दे सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा क्या पेयर बनाने के लिए अगर आपको इसको जितने चाहिए आप उसको उतने दे सकते हो। और आपको डिवाइड की पावर दी है तो आप दे नहीं सकते कुछ, आप इससे ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर आप मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पावर कौन सी मिली है। मल्टीप्लाई तो आपको देना है और अगर डिवाइड तो आपको उससे एक्स्ट्रा नंबर ले लेना है। तो यहाँ पर चलो हमें मल्टीप्लाई की पावर मिली है तो हम यूज़ करेंगे देने की, दे सकता है। तो 392 2 से स्टार्ट करेंगे, 392 196 पे, देन 2 के टेबल में 196 आता है 98 पे, देन 2 के टेबल में 98 आता है 49 पे, 49 देन 7 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा, देन 7 1। देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्यूब है, क्यूब मतलब 3 का पेयर, 2 का तो पेयर बन गया 3, लेकिन 7 के पास एक नंबर कम रह गया और आपको शक्ति मल्टीप्लाई की है तो आप एक नंबर कम है तो आप दे दो एक नंबर। तो 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो 392 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2744। ये जो नंबर आया है ये परफेक्ट क्यूब है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे देख। 2744 1372, देन 1372 के आखिरी में 2 है, इवन है तो फिर 2 से करेंगे, 686 दोबारा इवन आ गया, फिर हम 2 से करेंगे। नाउ 343 2 से जाएगा नहीं, ये 7 से जाएगा, 49 7। अब देखो 2 का पेयर भी बन गया और 7 का पेयर भी बन गया। इट मीन्स 2744 किसका क्यूब है 14 का। तो अब फाइनल आंसर इज 14। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट था, अगर आप इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हो एग्जाम में भी, तो आपको 3 चीज़ आनी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है, और थर्ड है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता हो, जल्दी जल्दी पहचानना आता हो कि कौन सा नंबर 2 में आता है, कौन सा 3 में एंड कौन सा 10 है तो आगे तक। डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके,
सबसे पहले तो आप बताओ स्क्वायर रूट फाइंड करने के कितने तरीके हैं। यस, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन, थर्ड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसे लगातार ऑड नंबर से माइनस करते जाना है। नहीं समझ आया तो देख के समझ आएगा आपको, देखो कैसे करना है। नंबर कौन सा दे रखा है, 81। 81 को पहले ऑड नंबर से माइनस करना है। पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1। 81 में से 1 गया 80। देन जो नंबर आया उसको हम नेक्स्ट ऑड नंबर 3 से माइनस करेंगे 77। फिर 77 से आंसर आया उसे 5 से माइनस करा 72। देन 72 को 7 से माइनस किया 65। 65 को 9 से किया 56। 56 को 11 से किया। ऑड नंबर आपको लेने हैं, जो भी आंसर आएगा उसके साथ। 45 आंसर आया, नेक्स्ट ऑड नंबर 13। 32 32 को इधर रखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 15 होता है, 17। देन 17 माइनस 17 0। यस, जब आंसर 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, चेक करना है कितने स्टेप्स में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेप्स लगे थे। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, तो रूट 81 किसका रूट 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ओके, हम इसी ऑड नंबर का अगर हम जोड़ते जाएं, अगर हम 1 3 5 7 9 जोड़े तो स्क्वायर निकलता है, और अगर हम ऑड नंबर्स को माइनस करें तो स्क्वायर रूट निकलता है। स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पैरेललोग्राम का। बच्चों देखो, पैरेललोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, क्लास 8 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम अटेंटिव होकर आपको देखना है। जब नहीं समझ आएगा उसे लिखना है कि क्या चीज़ समझ नहीं आया। ओके, और दोबारा एक बार देख लेना, नहीं तो नहीं समझ आया। एक बार में नहीं समझ आया, हो सकता है नहीं समझ आए। पैरेललोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट मार्क्स इसके क्वेश्चन 110% आते हैं, आपको मार्क्स पक्का दिलवाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ईदी नाम का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, कभी आपस में नहीं मिलती, और इक्वल भी होती है। डायगनल्स ई एस एंड ए वाई इंटरसेक्ट, दो डायगनल्स हैं। ये देखो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरेललोग्राम है ईजी, EASY। तो इस ईजी पैरेललोग्राम में दो डायगनल है, एक तो ES, ई से लेके एस तक कोने से एक लाइन जा रही है, और एक AY, ए वर्टेक्स से वाई वर्टेक्स तक। जब एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन जाती है उसको डायगनल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। दो डायगनल्स हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं और कुछ चीज़ें इसमें निकालनी है। SOY दे रखा है 110 डिग्री। SOY देखो बनकर है SOY, तो ये बन रहा है 110। सेकंड है यस, YE, और ये वाली लाइन फॉलो करते हुए जाओ तो S। ये जो लाइन है YES, ये है 35 डिग्री। ओके, और SEA, ये है 25। तीन चीज़ तो गिवन है। फाइंड आउट तो देखो गिवन लिख देना, मैंने आपको समझा रखा है। जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन 3 का स्टार्ट हो जाए और 3 से ऊपर जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो उसमें गिवन के नंबर्स होते हैं, तो गिवन ज़रूर लिख के आना। फाइंड करना है AOE, ASE, AOS, तीन चीज़ फाइंड करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, आपको YOS दे रखा है और निकालने के लिए इन्होंने बोला है AOE। तो ये दोनों आमने सामने वाले कौन तो होंगे, बराबर। एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जब इन दो डायगोनल्स ने एक दूसरे को कट किया तो ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो गया, तो 110, सामने वाला भी 110। तो हम लिख देंगे YOS इज इक्वल टू AOE। तो AO की वैल्यू होगा 110, पहला हमने निकाल लिया। ओके, सेकंड ASE निकालना है। ASE
मतलब ये वाली छोटी सी साइड निकाल लो। देखो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये दो पैरेलल लाइन से बनते हैं। ये आमने सामने वाला आपको जो लाइन दिख रहा है पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में कुछ एंगल्स बनते हैं। ये एंगल्स को ध्यान से देखो। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो अंदर वाले जो कोने होते हैं बराबर हो जाते हैं। 4 बराबर हो जाता है 6 के, 3 बराबर हो जाता है 5 के, और बाहर वाले भी बराबर हो जाते हैं। 1 बराबर हो जाता है 7 के, और 2 बराबर हो जाता है 8 के। ये देख लो एक बार, लिख लेना कि कौन कौन से एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसे लिख लेना, अगर ना समझ आए तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब इसका यूज़ देखो। वैसे ही ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर है। ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो गया। अब ये भी जैसे मैंने आपको बताया, 3 बराबर होगा 5 के, और 4 बराबर होगा 6 के। मतलब इधर वाला ये एक्स बनाते हैं, ऐसे करना कुछ। तो ये देखो, ये वाला भी तो इसके बराबर होगा, और ये 25 होगा इसके बराबर। ये तो हमें निकालना नहीं है, ये निकालना है। तो 35 इज इक्वल टू 35 लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है। हमें पता है कि ए वाई जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा 180 बनता है। अगर ये 110 है तो बचा हुआ कितना हुआ? वेरी गुड, 70 ही हुआ। लेकिन ये चीज़ हमें लिख के दिखानी है, तब हमें मार्क्स मिलेगा। तो हम लिखेंगे ए ओ एस तो दिए वाला एंगल, और एंगल वाई ओ एस मतलब ये 110, इन दोनों को जोड़ के आएगा 180। ये तो दे रखा है 110, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर प्लस का 110 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 180 में से 110 गया, तो आंसर आ गया 70। यही था। एक हमने निकाला वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज़ करके, एक हमने निकाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ करके, और एक हमने निकाला लीनियर पेयर का यूज़ करके। ये तीनों चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, और ये चीज़ 100% उतार लेना है इसको। धीरे धीरे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ओके, ऐसे करके उतार लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पैरेललोग्राम का। कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम को समझने में ध्यान भी देना है आपको। अभी हमने जो पैरेललोग्राम क्वेश्चन किया था वो ज़्यादातर उसमें एंगल की बातें चल रही थी। ये वाला जो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ये डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसको डायगोनल्स कहते हैं। और पैरेललोग्राम की डायगोनल की एक खास बात होती है कि जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को बराबर बराबर बांट देते हैं। मतलब ये पूरी लाइन अब आधे आधे में बट गई, ये और ये आधा आधा हो गया, मतलब बराबर हुआ। अगर सपोज करो ये पूरी 20 थी तो 10-10 हो गई, 40 थी तो 20-20 हो गई। वैसे ही ये पूरी लाइन भी बराबर बराबर टुकड़ों में बट गई। ये चीज़ जिस बच्चे को पता है वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। देखो ये दिखने में पैरेललोग्राम लग नहीं रहा, पर मान लो पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। ज़्यादा डायग्राम पे मत जाना है, ऊपर लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। क्योंकि अभी इरेज़र है नहीं मेरे पास, और इरेज़र लेने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:18, अभी रात के 3:18 हो रहे हैं। तो अभी नॉट पॉसिबल कि मैं अभी इरेज़र से दोबारा से बनाऊँ। कोई नहीं, समझ, ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखो इसमें पहले हम गिवन लिखेंगे BO11। ये गिवन उतार निकालते कैसे हैं? ऊपर दे रखा होता है, तो आप ऊपर देख लेना क्वेश्चन को एक बार। चलो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। BO लिख दिया। अब देखो OT OE के बराबर है। ये वाली जो है आधा, ये इसके बराबर है। ये है 5 - 20 है, और ये y है, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यू भी आखिरी में बराबर आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 - 20 इज इक्वल टू y। ओके, अब ये y प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। बच्चों जब ये प्लस का 5y उधर जाके माइनस हो रहा होगा
तो 20 के आगे वाला माइनस मत हटा देना। ओके, चेंज इसमें करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर y में से 5 गया तो 4y माइनस होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन बड़े के आगे माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस रहेगा। फिर ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई का इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, पहले माइनस से माइनस कट हो जाएगा और फिर 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे। कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अब ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो 2x माइनस इज इक्वल टू 11, माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का 1, तो 11 और 1 12, देन मल्टीप्लाई का 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 5। अब देखो अगर मैं इसके अंदर पुट करूँगा ना तो ये बराबर आएगा। एक बार हम चेक करके देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, 5 पेज पे लिखते हैं, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू आई थी 5, तो अब 5 रख देते हैं y की जगह। 5 इंटू 5 माइनस 20, इधर तो 5 आया, 5 5 जो 25 माइनस 20, 25 में से 20 गया 5, दोनों साइड बराबर आ गई, मतलब हमने सही निकाले, y की वैल्यू 5 ही है। तो चेक करने का तरीका भी होता है, अगर आप x या y की वैल्यू निकालते हो तो लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट में और राइट में पुट करके देख लेना, जिस तरह वेरिएबल होता है उस तरह पुट करते हैं, दोनों साइड बराबर आई तो आपने सही निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप है, उसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। साइड्स दे रखी हैं, पहली साइड दे रखी है 2x माइनस 3y और दूसरी साइड दे रखी है 6x प्लस 7y। ओके, रेक्टेंगल एक ऐसा शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन। पहले एक शेप बना लेंगे हम प्यारा सा, जिसमें हम एक साइड रख लेंगे 2x माइनस 3y एंड नेक्स्ट इज 6x प्लस 7y। ओके, ऑपोजिट साइड बराबर होती है, ये 2x माइनस 3y है तो ये भी 2x माइनस 3y हो जाएगी, और ये 6x प्लस 7y है तो ये वाले भी 6x प्लस 7y हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, एरिया एंड पैरामीटर का मेन है इसमें, एरिया एंड पैरामीटर का आपको फॉर्मूला पता हो रेक्टेंगल का। ओके, गिवन आप लिख दोगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी। नाउ पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई l की जगह पे लेंथ कितना है 2x माइनस 3y प्लस b की जगह पे 6x प्लस 7y, b है 6x प्लस 7y। अब एक जैसे आपस में जुड़ जाएंगे, x वाला x से जुड़ जाएगा और y वाला y के साथ सॉल्व हो जाएगा। ओके, 2x 6x के साथ जुड़ के हो गया 8x, और प्लस माइनस y पे जो है वो प्लस माइनस में है, 3 में से 7 गया 4। ओके, 2 प्लस 8x माइनस 4y, तो x और y आपस में जोड़ घट जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बाहर वाला 2 8 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन बाहर वाला 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8y। सिंगल ब्रैकेट खोलने वाला कंसेप्ट है ये। नाउ फिर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू रख देंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की, और ये डबल ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। सिंगल ब्रैकेट तो आपको आता है, बाहर वाला नंबर एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाता है, सेम डबल ब्रैकेट में आपको करना है। पहला वाला नंबर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला नंबर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। दिखने में देखो कैसा दिखेगा ये, पहले 2x जो है वो 3x प्लस 7y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3y 6x प्लस 7y से रिपीट में मल्टीप्लाई होगा। सिंगल तो आपको आता है कैसे करते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। मल्टीप्लाई करते समय आपको साइन का ध्यान जरूर रखना है
कि मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस ही बचता है। ओके, इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या था, बच्चे को पहले एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला आता हो, सेकंड बच्चे को डबल ब्रैकेट खोलना आता हो और सिंगल ब्रैकेट खोलना आता हो। ये तीन चीज़ अगर आपको आते थे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आता तो इस तीन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, फॉर्मूला और डबल ब्रैकेट खोलने का तरीका और सिंगल ब्रैकेट खोलने का तरीका। इस क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है, मेनली सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स आपको घटाना है। किन को घटाना है, पहले इस फर्स्ट और सेकंड नंबर को जोड़ना है, उसका जो आंसर आएगा उसको इन थर्ड और फोर्थ के आंसर से माइनस करना है। ओके, मतलब पहले तो इन दोनों को जोड़ना है और फिर इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में माइनस करना है। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर इसमें मुश्किल अगर कुछ है तो बच्चे को लैंग्वेज लगेगी। तो आपको पहले अगर इंग्लिश में नहीं समझ आता तो एक बार हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेना। करना देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम। सम मतलब तो आपको पता है एडिशन होता है, सम मतलब एडिशन। पहले इन दोनों को जोड़ना है, ये पहले लिख देंगे हम क्वेश्चन को, 3m माइनस 4m माइनस 7n स्क्वायर और 2 प्लस 3m माइनस 4n स्क्वायर। जोड़ते समय हम क्या ध्यान रखते हैं, एक जैसे ऊपर नीचे जुड़ते हैं। एन स्क्वायर के साथ जुड़ेगा या घटेगा जो भी होगा, एम के साथ ही जुड़ता घटेगा, और जो जिसके पास कुछ नहीं है वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो इसको सॉल्व करके आ गया 5 माइनस 1m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर। तो स्टार्टिंग के दो को जोड़ के आ गया ये आंसर। अब लास्ट के दो को जोड़ना है, लास्ट को दो के जोड़ते समय भी यही रूल ध्यान रखेंगे कि एक जैसा ऊपर नीचे रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 गया 1, लेकिन आंसर आंसर के आगे प्लस क्यों है, क्योंकि बड़े के आगे प्लस था। सेम 2 और 1 3, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो आप 1 लगा भी सकते हो या तो अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3m, 9 में से 3 गया 6, बड़े के आगे कोई निशान नहीं था तो आंसर के भी आगे कोई निशान नहीं था। ठीक है, पहले दूसरे को जोड़ के ये आया, तीसरे चौथे को ये। तो अब माइनस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। देखो फ्रॉम के बाद जो था, फ्रॉम के बाद ये दोनों नंबर थे तो इन दोनों का आंसर ये है, तो फ्रॉम के बाद जो है वो पहले आ जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा और इसका जो आंसर है वो नीचे आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साइन चेंज करना है आपको। माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, जिसके आगे कुछ नहीं है वो प्लस होता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये साइन आपको नहीं देखने, ऊपर वाला साइन काम का है और नीचे वाले साइन काम के हैं। प्लस 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 11 और 1 12, प्लस 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 3 और 1 4, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया 1। तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन तुमने देख लिया है, तो अगर अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि पहले इन दोनों को जोड़ना था, फिर इन दोनों को जोड़ना था और फिर इनके आंसर्स को आपस में माइनस करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट डिजिट है 35, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3, जेड की पावर 4 डिवाइड 7x वाई स्क्वायर जेड 4। बीच में प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है तो नॉर्मल क्वेश्चन कर डालो। आगे वाला ऊपर रहेगा, पीछे वाला नीचे रहेगा। एक्सपेंड कर दो, 35 को हम लिख सकते हैं 7 5 जा 35, एक्स की पावर 2 है तो एक्स को 2 बार लिख दिया, वाई की पावर 3 है तो वाई को 3 बार लिख दिया, 1 2 3, और जेड की पावर 4 है तो जेड को 4 बार लिख दिया। सेम ऐसे ही करो, 7 का 7 एक्स, वाई की पावर 2 तो वाई को 2 बार, जेड की पावर 4 जेड 4 बार। अब ये 4 जेड से कट हो जाएंगे, मतलब ऊपर नीचे कट होके आपको फाइनल आंसर बचेगा 5x वाई। मैं कट नहीं कर रहा यहाँ पे, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ था, तो आप खुद ही कट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन इतना इजी नहीं है जितना पहला था, क्योंकि सेकंड में कहीं बीच में प्लस माइनस नहीं था, सीधा डिवाइड करना था।
बट यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे। ब्रैकेट, ये कॉमन लेने के 4 तरीके हैं, 4 में से हम पहला तरीका यूज़ करेंगे कॉमन मेथड। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 का टेबल कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 कितने पे आते हैं, 1 पे, और 3 के टेबल में 4 कितने पे, 12 कितने पे आता है, 4 पे। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन ईजी है, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला रहेगा नीचे। x-4 से x-4 कट हो जाएगा, बचेगा आपका 3। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक अंतर था, इसमें प्लस माइनस नहीं था, इसमें प्लस माइनस था। कोई इशू नहीं है, अगर आपको प्लस माइनस आ भी जाता है तो आपको कॉमन मेथड तो लेने आते ही हैं। 4 तरीके हैं, फर्स्ट है कॉमन मेथड, सेकंड है रीग्रुपिंग मेथड, थर्ड है फॉर्मूला मेथड, 4 फॉर्मूले हैं, और 5वां है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वो आप क्वेश्चन करोगे इन सभी के अलग अलग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सैम्पल पेपर का। क्यूब है 5 सेंटीमीटर का। क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होता है। 2 क्यूब हैं 5-5 सेंटीमीटर के, इनको आपस में जोड़ के क्यूबॉइड बना दिया। ओके, तो आपको जो नया क्यूबॉइड बना है उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों चीज़ निकालनी है। ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी, आंसर नहीं भी आ पाया, तो इसमें 0 नंबर किसी को नहीं मिलते, क्योंकि फार्मूला तो सब बच्चा सही लिखेगा ही। तो आप फार्मूला ज़रूर लिख देना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में BH + HL। तो फार्मूला तो ज़रूर लिखना है अगर टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम का कोई भी क्वेश्चन आए तो देखो, पहला क्यूब है 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी क्यूब है 5 सेंटीमीटर। दोनों क्यूब्स को जोड़ के क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड। अच्छा, 2 क्यूब्स को जोड़ा है तो एक अंतर आएगा कि उसकी लेंथ 10 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ोगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी इसकी, लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ होगी 10, ब्रेथ होगी 5 और एच होगी 5। बस आपको इतना ही पहचानना था। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। एल की जगह पे एल की वैल्यू पुट कर देनी है 10, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देनी है 5, और एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट कर देनी है 5। ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसके बाद कैलकुलेशन है 10 5 × 50, 25 5 5 5 × 25, 5 10 × 50। फिर इन सभी को जोड़ के आएगा 125, और 125 को ऊपर 2 से कर देना मल्टीप्लाई। सेम रहेगा CSA के साथ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, फिर इनके जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले बच्चे को तो ये समझ आए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ओके। और सेकंड कि 2 क्यूब को जोड़ने के बाद क्या डिफरेंस बना, कुछ डिफरेंस नहीं बना। एक क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 10 हो जाएगी, अगर आप 2 5-5 सेंटीमीटर क्यूब को जोड़ रहे हो तो लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सैम्पल पेपर का। इसमें 2 फ्रेंड्स हैं, नवीन एंड तुषार। इन दोनों ने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। एक ने चूज़ किया सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक ने चूज़ किया कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक जो है वो आपके पैसे जमा करती है तो आपके ऊपर आपको कुछ ब्याज भी देती है। अगर आप उधार लेते हो तो आपको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है बैंक की तरफ से। तो इन दोनों ने पैसे जमा करवाए हैं। पहली बात तो नवीन ने चूज़ किया सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और तुषार ने चूज़ किया कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम है, दोनों ने 20-20 हज़ार रुपये जमा करवाए हैं। दोनों का टाइम भी 2 ईयर्स का है। 2 साल बाद तुषार को 24,200 रुपये मिले। 20,000 के बदले उसे मिले 24,200। नवीन का कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। नवीन आफ्टर 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T।
P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 20,000। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 2 ईयर्स टाइम 2 ईयर्स इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 20 को 10 से करोगे 2000 और 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000। इट मीन्स नवीन को 4,000 रुपये ब्याज बैंक मत देगी उसके अमाउंट के ऊपर। 20 + 4 24। तो 2 साल बाद नवीन को सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करके 24,000 रुपये मिले और तुषार को मिले 24,200। तो इसको कितना इंटरेस्ट मिला? अमाउंट इसको बैंक ने कितना दिया 24,200। इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 20,000। दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 4,200। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको 4,200 रुपये मिले 2 साल बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या होता है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 + R/100 ये 2 फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, गिवन और फार्मूला तो ज़रूर लिखना है आपको।